सानिया एक 13 साल की 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की है जिसे नई नई चीजों के बारे में जानना पसंद है। मम्मी जी। सानिया की मम्मी, जिनकी उम्र लगभग 40 साल है, जो कि शहर में रहती हैं, वो सानिया को नई चीजें खोजने, जानने में मदद करती हैं। कबीर, सानिया का बड़ा भाई, जिसकी उम्र 14 साल है, वो 9वीं क्लास में पढ़ता है और सानिया को नई नई चीजें समझने में मदद करता है। भैया, क्या तुम थोड़ा पाउडर डाल सकते हो कैरम बोर्ड पर? कैरम की गिट्टी आसानी से नहीं चल रही। लो, डाल दिया। अब चलो सानिया। धन्यवाद भैया। तुम जानते हो, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि क्या ये जादू नहीं है कि जब पाउडर को कैरम बोर्ड पर डाला जाए तो गिट्टियां आसानी से चलने लगती हैं। जादू? ये घर्षण है, जादू नहीं पागल। घर्षण? मुझे याद है ये शब्द कोई और भी इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन कौन? जब तुम एक बॉल को लात मारती हो तो वो बॉल कुछ दूर जाकर रुक जाती है ना? ओह, हाँ। हाँ, यह घर्षण की वजह से होता है। घर्षण बल का ही एक प्रारूप है। जब दो वस्तुएं संपर्क में आती हैं और एक वस्तु दूसरे के विरुद्ध रगड़ती है, तो घर्षण बल इस रगड़ने की क्रिया को रोकने की कोशिश करता है। समझी? ओह, इसका मतलब ये है कि कुछ भी गति में हो तो उसमें कुछ घर्षण भी जुड़ा होता है। जब मैं अपनी कुर्सी को पीछे खींचती हूँ खड़े होने के लिए, तो उसमें भी घर्षण कार्य करता है। हाँ, जरूर। दोस्तों, है ना दिलचस्प बात? चलिए कुछ उदाहरण ढूंढे जहां घर्षण देखने को मिलता है। सानिया और कबीर अपना कमरा ठीक कर रहे हैं। वह मेज को दूर तक धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि मेज बहुत भारी है। ओह, ये मेज बहुत भारी है। रुको, हम एक प्लास्टिक की चादर इस मेज के नीचे डालते हैं, जिससे इसे खिसकाने में आसानी हो। और आपको कैसे लगता है कि इससे मदद मिलेगी? अपने आप अनुमान लगाओ। ओह, घर्षण है। ये वह बल है जो मेज की गति का विरोध कर रहा है। लेकिन फिसलने वाली प्लास्टिक की चादरें घर्षण को कैसे कम करेगी? दोस्तों, क्या आप मुझे यह अनुमान लगाने में मदद कर सकते हैं कि ऐसा कैसे होगा? क्या आप अपनी किताब में देखकर कारण की पहचान करने में मेरी मदद कर सकते हैं? रसोई की फर्श पर कुछ तेल बिखरा हुआ है। सानिया और कबीर के रसोई में आते ही मम्मी उसे साफ कर रही हैं। ध्यान से बच्चों, तुम फिसल सकते हो। सानिया, चलो मम्मी की मदद करें। जरूर। आदर्श रूप से घर्षण हमें गिरने से बचाता है। हाँ। लेकिन कुछ कारक हैं जो घर्षण को कम करते हैं, जैसे कि इस मामले में फर्श पर तेल की चिकनाई। स्नेहन घर्षण को कम करता है, जिसका मतलब है कि कम घर्षण के कारण आप इस तेल पर फिसल सकते हैं। हाँ, इसीलिए यहाँ पर अधिक संभावना है फिसलने की। हमारे बिना गिरे चल पाने के लिए घर्षण कितनी आवश्यक चीज है। दोस्तों, आइए हम एक गतिविधि करें
कि घर्षण को कैसे कम किया जा सकता है। आपको चाहिए 5 पेंसिल, समान आकार और समान वजन के 2 डिब्बे। पेंसिल को एक मेज पर समानांतर रखें, एक डिब्बे को इन पेंसिलों पर रखें और दूसरे डिब्बे को सीधे टेबल पर रखें। अब दोनों डिब्बों को एक साथ धकेलें। किस डिब्बे को एक से दूसरी जगह हिलाना आसान रहा? सानिया, मम्मी और कबीर टीवी पर रॉकेट की लॉन्चिंग देख रही हैं। मुझे तो रॉकेट का पतला लंबा सा आकार बहुत अच्छा लगता है। हाँ सानिया, रॉकेट को यह आकार एक महत्वपूर्ण उद्देश्य से दिया जाता है। इतनी तेजी से उड़ पाने के लिए एक वायु गतिकीय आकार बहुत जरूरी होता है। वायु गतिकीय आकार, यह क्या होता है? किस तरह वायु किसी ठोस चीज के आसपास चलती है, यह वायु गतिकी से पता चलता है। जैसे कि एक रॉकेट अपनी उड़ान की शुरुआत में हवा के घर्षण का सामना करता है और हवा के बीच से इसको उड़ान भरनी होती है। यह हवा के घर्षण को कम करने के लिए एक विशिष्ट आकार देता है, जिससे वायु गतिकीय आकार कहा जाता है। क्या तुम दोनों वायु गतिकीय आकार वाले अन्य वाहनों के बारे में बता सकते हो? हाँ, हवाई जहाज की एक समान आकृति होती है और इसी तरह नावों और जहाज की। दोस्तों, क्या आपने ध्यान दिया है कि चिड़ी छक्का यानी बैडमिंटन खेलते समय जिस चिड़ी का इस्तेमाल करते हैं, उसका आकार भी कुछ ऐसा ही होता है। ऐसा क्यों है, क्या आप बता सकते हो? हाँ, नुकीली आकृतियां द्रव घर्षण को कम करती है, जिससे गति बढ़ती है। दोस्तों, क्या आप देखना चाहते हैं कि गैर नुकीले आकार की तुलना में तरल घर्षण को कम करने में नुकीले आकार कैसे बेहतर है? एक गतिविधि करते हैं। 2 कागज लीजिए, एक का हवाई जहाज बनाइए और दूसरे की गेंद। दोनों को एक साथ फेंकिए। कौन सी चीज आगे गई? सारांश: घर्षण बल का ही एक प्रारूप है। जब 2 वस्तुएं संपर्क में आती हैं और एक वस्तु दूसरी के विरुद्ध रगड़ती है, तो घर्षण बल इस रगड़ने की क्रिया को रोकने की कोशिश करता है। जो कोई वस्तु चलती है, उसमें कुछ घर्षण होता है। स्नेहन घर्षण को कम करता है। वायु गतिकीय आकार द्रव घर्षण को कम करता है। सानिया एक 13 साल की जिज्ञासु शहर की लड़की कक्षा 8 में पढ़ती है। कबीर सानिया का भाई 14 साल का लड़का है, जो उसकी चीजों को समझने में मदद करता है और विभिन्न गतिविधियां करता है। मम्मी सानिया की मां, जो उन्हें विभिन्न अवधारणाओं को समझने में सुविधा प्रदान करती हैं। हेलो दोस्तों, आप सबको देखकर खुशी हुई। आप जानते हैं, हमारे इलाके के मादा कुत्ते ने पिल्लों को जन्म दिया है।
वे बहुत प्यारे हैं। वे हमारी खिड़की से दिखाई दे रहे हैं। देखिए मम्मी, ये पिल्ले कितने प्यारे हैं। हाँ, बच्चे तो सभी के प्यारे लगते हैं, चाहे जानवर हों या पौधे। हाँ, नन्हे नन्हे पौधे देखने में कितने प्यारे लगते हैं ना। मुझे याद है, पिछली कक्षा में मैंने पढ़ा था पौधों के प्रजनन के बारे में। मम्मी, क्या जंतु भी पौधों की तरह बच्चों को जन्म दे सकते हैं? सानिया, जानवरों में भी अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन होता है, लेकिन जानवरों के प्रजनन और पौधों के प्रजनन में कुछ अंतर होता है। ओह, ऐसा है। मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूं, पर कैसे? दोस्तों, क्या आपको याद है कि पौधों में प्रजनन कैसे होता है? क्या आप पौधे के उन भागों की सूची बना सकते हैं जो प्रजनन में भाग लेते हैं? मम्मी, मुझे याद है कि पौधे में नर और मादा जननांग यानी भाग होते हैं जो लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। क्या जंतुओं में भी जनन के लिए नर और मादा जननांग यानी भाग होते हैं? हाँ सानिया, होते हैं। एक ही जंतु में नर और मादा जननांग नहीं पाए जाते हैं। कुछ जंतुओं में नर जननांग होते हैं जो नर जंतु कहलाते हैं, और कुछ में मादा जननांग होते हैं जिनको मादा जंतु कहते हैं। जैसे मनुष्यों में होता है। बिल्कुल सही। क्या आप फोटो देखकर नर और मादा जनन अंगों की पहचान कर सकते हैं? मम्मी, मैं अभी भी समझ नहीं पा रही हूं कि जंतु अलैंगिक प्रजनन कैसे कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि जंतु तो आपस में बंध नहीं सकते। नहीं सानिया, अलैंगिक प्रजनन दूसरी तरह से भी हो सकता है, जैसे मुकुलन। मुकुलन? हाँ, दरअसल अलैंगिक जनन अपने ही तरह का जंतु पैदा करने का बहुत ही कारगर तरीका है। जरा सोचो, अगर तुम खुद ही दो हिस्सों में बंट जाओ और खुद के जैसा जंतु पाओ। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है कि जंतु खुद के जैसा जंतु कैसे बना सकते हैं। सानिया, सारे जंतु ऐसा नहीं कर सकते, परंतु अलैंगिक जनन कुछ जंतु जैसे हाइड्रा और अमीबा ही कर सकते हैं। हाँ, नए जीव मुकुलन एवं द्विखंडन के द्वारा पैदा होते हैं और एकदम अपने जनक जैसे ही दिखते हैं। आपका मतलब जनन शरीर के किसी अन्य अंग में होता है, न कि जननांग में? हाँ, पर कैसे? चलो हाइड्रा का उदाहरण लेते हैं। हाइड्रा साफ पानी का सूक्ष्म जीव है जो कि मुकुलन द्वारा जनन करता है। अनुकूल वातावरण में उसके डंठल पर कली निकलना शुरू होती है। कली अपने जनक हाइड्रा जैसा ही जाल बनाने लगती है। धीरे धीरे कली अपने जनक जीव से अलग होने लगती है। जैसे ही कली पूरी तरह से अलग हो जाती है, एक नया और समान हाइड्रा बन जाता है। ये तो मजेदार है। क्या अमीबा भी इसी तरह मुकुल बनाता है? नहीं सानिया, अमीबा द्विखंड द्वारा जनन करते हैं।
अच्छा, वो कैसे होता है? अब तुम इस पर शोध करो। दोस्तों, क्या आप अपनी पुस्तक से देखकर बता सकते हैं? आप पेज 107 और 108 पर देख सकते हैं। आप गूगल पर जाकर भी अलैंगिक जनन जीव डालकर देख सकते हैं। आप ऐसे 10 जीवों की सूची बनाइए और फोटो भी इकट्ठा कीजिए और अपने शोध को कक्षा में दिखाइए। सारांश। हमने जाना कि जंतुओं में जनन की 2 विधियां होती हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। एक ही जंतु में नर और मादा जननांग नहीं पाए जाते। कुछ जंतु जैसे हाइड्रा और अमीबा में अलैंगिक रूप से प्रजनन करने की क्षमता होती है। अलैंगिक प्रजनन में बच्चे मुकुलन जैसे हाइड्रा में या द्विखंडन जैसे अमीबा में से होते हैं। जनन शरीर के किसी अन्य अंग में होता है, जननांग में नहीं। सानिया एक 13 साल की जिज्ञासु शहर की लड़की कक्षा 8 में पढ़ती है। कबीर सानिया का भाई 14 साल का लड़का है जो उसकी चीजों को समझने में मदद करता है और विभिन्न गतिविधियां करता है। मम्मी सानिया की मां, जो उन्हें विभिन्न अवधारणाओं को समझने में सुविधा प्रदान करती हैं। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? याद है, मम्मी और कबीर भैया ने हमें बताया था कि कैसे हाइड्रा और अमीबा जैसे कुछ जीवों में अलैंगिक प्रजनन होता है। मैं अभी भी सोच रही हूं कि कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, शेर, पक्षी कैसे प्रजनन करके अपने जैसे को जन्म देते हैं। क्या आप भी जानने के लिए उत्सुक हो? चलो चलकर मम्मी से पूछते हैं। मम्मी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ, जरूर सानिया। याद है, एक दिन हम लोग जंतु के अलैंगिक प्रजनन के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, मैं जानना चाहती हूँ कि जानवर जैसे कि कुत्ता या बिल्ली कैसे अपने बच्चों को जन्म देते हैं। क्या इनमें भी अलैंगिक प्रजनन होता है? नहीं सानिया, इन जानवरों में लैंगिक प्रजनन होता है। याद है, मैंने तुम्हें बताया था, पौधों की तरह ही जंतुओं में भी नर और मादा जनन अंग होते हैं। हाँ मम्मी। ये अंग लैंगिक जनन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पौधों में जिस तरह से अंग भाग लेते हैं। हाँ सानिया। मम्मी, ये अंग प्रजनन के लिए कैसे काम करते हैं? इससे पहले सानिया, क्या तुम जानती हो कि ये अंग क्या हैं? मुझे नहीं पता मम्मी। क्या आप जानते हैं? चलिए, हम अपनी पुस्तक में देखकर उन अंगों के बारे में पता लगाते हैं जिन्हें नर और मादा जननांगों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे शुक्राणु कहते हैं।
अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु यानी अंड कोशिका कहते हैं। मम्मी, युग्मक प्रजनन कोशिकाएं होती है ना? हाँ सानिया। सानिया, तुमने कक्षा 7 में पौधों के लैंगिक प्रजनन के बारे में पढ़ा था। क्या तुम उस प्रक्रिया के बारे में बता सकती हो? हाँ मम्मी, पौधों में नर और मादा युग्मक का संलयन होकर युग्मनज बनता है। इस युग्मनज से भ्रूण बनता है जो एक पौधा बन जाता है। बहुत अच्छे सानिया, तुम्हें ये प्रक्रिया याद है। जंतुओं में भी निषेचन की यही प्रक्रिया होती है। मादा युग्मक या अंडाणु और नर युग्मक या शुक्राणु के साथ जुड़ जाते हैं जिससे युग्मनज बनता है। ये माता और पिता दोनों के कुछ लक्षण को प्राप्त करता है। ओह, इसी वजह से माता पिता और उनके बच्चों के बीच समानता देखने को मिलती है। बिल्कुल। दोस्तों, क्या अब आपको ये समझ में आया कि क्यों कुछ लोग ये कहते हैं कि आप अपने माता या पिता की तरह लगते हैं? या आपका कोई लक्षण आपके माता पिता की तरह ही है? चलो, यहाँ एक गतिविधि करते हैं। अपने परिवार के सदस्य और उनके माता पिता में समानता है, इसकी सूची बनाएं। मम्मी, मुझे एक चीज अभी भी समझ में नहीं आई। आपने एक बार मुझे बताया था कि जंतुओं में नर और मादा प्रजनन अंग एक ही शरीर पर नहीं होते हैं, फिर निषेचन कैसे होता है? अच्छा सवाल पूछा सानिया। देखो, कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, मनुष्य जैसे जंतुओं में शुक्राणु मादा शरीर में जाकर अंडाणु से संलयन करके मादा शरीर के अंदर ही युग्मनज बनाते हैं। अच्छा, जिससे कि मादा शरीर के अंदर ही बच्चा विकसित हो। हाँ, इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। लेकिन ये कोई एकमात्र तरीका नहीं है जिससे जंतुओं में निषेचन होता है। और तरीके कैसे कैसे होते हैं? तुम अपनी किताब की सहायता से खुद पता करो। दोस्तों, अपनी किताब के पेज नंबर 103 पर आप इसके बारे में जान सकते हैं। सानिया, क्या तुम जानती हो, युग्मनज एक कोशिका है। ये एक जंतु की तरह बनने के लिए कई प्रक्रिया से गुजरती है। ओह, तो एक कोशिका से एक जीव बन जाता है। हाँ, युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है, जिसके बाद कोशिकाएं समूह बनाने लगती हैं और अलग-अलग ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती हैं। क्या हम भ्रूण को विकसित होते देख सकते हैं? नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। आंतरिक निषेचन में युग्मनज मादा शरीर के अंदर बनता है। भ्रूण गर्भाशय दीवार से जुड़ जाता है और प्रक्रियाओं से होता हुआ शरीर अंग ऊतकों में बनता जाता है। जब सारे शरीर अंग पहचाने जा सकते हैं, भ्रूण को गर्भस्थ शिशु कहते हैं। भ्रूण को हम अल्ट्रासाउंड द्वारा देख सकते हैं। जब गर्भस्थ शिशु की प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं, तब बच्चा पैदा होता है।
ये अल्ट्रासाउंड क्या होता है? चिकित्सकीय प्रक्रिया में अल्ट्रासाउंड यानी पराध्वनि द्वारा शरीर के अंदर की तस्वीरें लेते हैं। इससे भ्रूण के विकास की स्थिति का विश्लेषण करने में मदद मिलती है। बाहरी निषेचन का क्या हम उसमें भ्रूण को बनते देख सकते हैं? बाहरी निषेचन में जब भ्रूण मादा शरीर के बाहर बनता है, जैसे कि जलाशय जंतुओं में, भ्रूण अंडों के कवच के अंदर बनता है। जब भ्रूण पूरी तरह से विकसित हो जाता है, तब अंडा टूट जाता है। जैसे मगरमच्छ या कछुए के अंडे। यह सचमुच हैरानी की बात है। हम सब एक कोशिका से बने हैं। आप भी हैरान हैं ना दोस्तों? सारांश। हमने जाना कि नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु नलिका तथा एक शिशन होता है। मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी तथा गर्भाशय होता है। शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से युग्मनज बनता है और इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन आंतरिक या बाहरी हो सकता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर भ्रूण बनाता है जो बाद में गर्भ बन जाता है। एक बार जब भ्रूण पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो बच्चा पैदा होता है।